तबरेज़ ने पूछा, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, मुझे वापस जाना है। तबरेज़ वीरा ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा करके इसकी आंखों में आंखें डाल दीं और कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा था, मुझे भी वहीं जाना है जहाँ तुम्हें जाना है। तबरेज़ कुछ भी न समझ सका। इज़्ज़ुद्दीन का एलची सुल्तान अय्यूबी का जवाब लेकर कभी का इज़्ज़ुद्दीन के पास पहुँच चुका था। सुल्तान अय्यूबी की हिदायत के मुताबिक इज़्ज़ुद्दीन ने इब्न अल-औन से एक मुलाकात कर ली थी और उसे यकीन दिला दिया था कि वो उसके साथ दोस्ती करेगा और सुल्तान अय्यूबी को धोखा देगा। उसने इब्न अल-औन को ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए थे कि वो पूरी तरह उसके झांसे में आ गया था। उसके बाद इब्न अल-औन उसे मिलने कारा हिसार आया था। कारा हिसार ज़रखेज़ और सरसब्ज़ इलाका था जिसे देखकर इब्न अल-औन के चेहरे पर रौनक आ गई थी। उससे चंद ही रोज़ बाद सुल्तान अय्यूबी अपनी फ़ौज के साथ कारा हिसार के करीब या खैमाजन हुआ। इसकी फ़ौज थकी हुई थी लेकिन वो आराम में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। ये खतरा भी था कि हमले में ताख़ीर हो गई तो इब्न अल-औन की फ़ौज की आमद की खबर मिल जाएगी। उसे तवक्को थी कि इब्न अल-औन के साथ बड़ा सख्त मुकाबला होगा। इस खतरे के पेश नज़र उसने हलब की फ़ौज को भी बुला लिया था। ये उस मुआहदे के तहत था जो सुल्तान अय्यूबी ने अल-मुल्क अल-सालिह को शिकस्त देकर उसके साथ किया था। आधी रात से कुछ देर बाद सुल्तान अय्यूबी ने अपनी फ़ौज को यलगार करने के लिए हुक्म दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्टों से मालूम हो गया था कि आर्मीनियों की चौकियां कहां-कहां हैं और इनमें कितनी नफरी है। नफरी जितनी भी थी वो बेखबर पड़ी थी। इज़्ज़ुद्दीन की तरफ से उन्हें हमले का खतरा ही नहीं था। सुल्तान अय्यूबी का वहां इतनी खामोशी से पहुंच जाना उनके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। सुल्तान अय्यूबी की यलगार सह तरफी थी। हर हमलावर कालम के साथ इज़्ज़ुद्दीन के मुहैया किए हुए गाइड थे। सुल्तान उस कालम के साथ था जिसने नहरल अस्वद दरिया की तरफ से हमला किया था। ये दरिया इब्न अल-औन के मुल्क की सरहद था। इस पर कश्तियों का पुल बना हुआ था। दरिया के किनारे आर्मीनियों का किला भी था। इब्न अल-औन इस किले में मुकीम था। उसे सर करने से तमाम तार इलाका फतह हो सकता था। इसीलिए सुल्तान अय्यूबी अपनी फ़ौज के इस कालम के साथ रहा। इसकी क़यादत सुल्तान अय्यूबी का भतीजा फ़र्रुख शाह कर रहा था, जो गैर मामूली तौर पर बहादुर और हर्बो ज़रब का माहिर था। दूसरे दो कालमों ने चौकियों पर हमले करके दुश्मन की फ़ौज को हिलाक या कैद कर लिया और चौकियों को आग लगा दी। दहशत फैलाने के लिए बाज़ बस्तियों को भी आग लगा दी गई। इब्न अल-औन की आंख उस वक्त खुली जब सुल्तान अय्यूबी के जांबाज कमंदे फेंककर किले की दीवारों पर चढ़ गए थे और मंजनीकों से वजनी पत्थर फेंककर किले का दरवाज़ा तोड़ा जा चुका था। किले में फ़ौज सोई हुई थी। इब्न अल-औन दौड़कर किले के एक मीनार पर गया। दूर उसे आग के शोले नजर आए। वो अभी सोच भी ना पाया था कि ये क्या हो रहा है और वो क्या करे कि सुल्तान अय्यूबी का एक जांबाज जैश उस पर टूट पड़ा। उसके मुहाफ़िज़ों ने मुकाबला तो खूब किया लेकिन मारे गए और इब्न अल-औन को कैद कर लिया गया। सुबह तलू हो रही थी जब इब्न अल-औन को सुल्तान अय्यूबी के सामने खड़ा किया गया। सुल्तान अय्यूबी हुक्म दे चुका था कि किले को मिस्मार कर दिया जाए। इसकी फ़ौज इस काम के लिए काफ़ी नहीं थी। इज़्ज़ुद्दीन भी सुल्तान अय्यूबी के साथ था। सुल्तान अय्यूबी के कहने पर इब्न अल-औन ने हर तरफ कासद इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए थे कि तमाम फ़ौज हथियार डालकर किले के करीब आ जाए। फ़ौज के आने तक सुल्तान अय्यूबी ने इज़्ज़ुद्दीन के कहने पर इब्न अल-औन के साथ सुलह की शराइत तय कर ली। इनमें से एक ये थी कि इब्न अल-औन अपनी आधी फ़ौज सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दे। दूसरी ये कि इब्न अल-औन की फ़ौज की हद मुकर्रर कर दी गई। तीसरी ये कि इब्न अल-औन सालाना जज़िया देता रहे।
اور ایسی چند شرائط اور تھیں جنہوں نے ابن العون کو برائے نام حکمران رہنے دیا۔ جب ابن العون کی فوج ہتھیار ڈال کر قلعے کے قریب اکٹھی ہو گئی تو سلطان ایوبی نے اس فوج کو حکم دیا کہ قلعے کو اس طرح مسمار کر دے کہ اس کا یہاں نشان بھی نہ رہے۔ شکست خوردہ فوج نے اسی وقت قلعہ مسمار کرنا شروع کر دیا اور سلطان ایوبی اپنی فوج کو مصافہ نام کے ایک گاؤں کے قریب لے گیا۔ اس نے حلب کی فوج واپس بھیج دی اور اپنی فوج کو آرام کی لمبی مہلت دی۔ ابن العون کی جو آدھی فوج اس نے لے لی تھی وہ عز الدین کو دے دی، مگر سلطان ایوبی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی فوج کی خیمہ گاہ جس سلسلہ کوہستان کے دامن میں ہے، اس کے اندر اور اس کی بلندیوں پر بلڈون کی فوج آ چکی ہے اور وہ عقاب کی طرح اس پر جپٹنے کو پر تول رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے اس علاقے میں دیکھ بھال کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کیونکہ اسے کسی فوج کا خطرہ نہیں تھا۔ سلطان ایوبی نے عز الدین کے پیغام پر کیوں اپنا اتنا بڑا پلان تبدیل کر کے ابن العون جیسے غیر اہم حکمران پر فوج کشی کی، جس میں اس نے بے شک فتح حاصل کی لیکن جو وقت اور جو فوج ضائع ہوئی اس کی قیمت زیادہ تھی۔ سلطان ایوبی کے ارد گرد کے خطروں کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت کے مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی عز الدین کا پیغام پڑھ کر جذبات کے غلبے میں آ گیا تھا۔ بہرحال جنگ کے ماہرین نے سلطان ایوبی کے اس حملے کو سراہا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ قریبی شاہ